Hello students, how are you? Myself Talorika, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we are going to discuss our new chapter that is laws of motion. बच्चों हम आज लॉज ऑफ मोशन नाम का एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। नाम क्या है? लॉज ऑफ मोशन। बच्चों ये जो लॉज ऑफ मोशन है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है, उसका नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का एक टॉपिक है। अब बच्चों ये क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एक दूसरे नाम से भी फेमस है और उसका दूसरा नाम है न्यूटनियन मैकेनिक्स। भाई न्यूटन के जमाने का मैकेनिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटनियन मैकेनिक्स। 1642 से लेके 1727 तक का जो न्यूटन का जो समय है तब का जो मैकेनिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटनियन मैकेनिक्स। ओके, और बुक में ये क्लासिकल मैकेनिक्स नाम से फेमस है। पहले हम बच्चों ये बात करते हैं, क्लासिकल मीन्स बहुत पुराने जमाने का। ओके बच्चों, मैकेनिक्स क्या होता है? तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या तो उसका मोशन का कौन सा स्टेज है, वो स्टेबल है, वो स्टेडी पोजीशन में है, या तो कुछ वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा है। कोई पेंडुलम है, वो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। कोई स्प्रिंग है, कोई ऑब्जेक्ट स्लोप दैट इज इंक्लाइन प्लेन पे रखा है। तो बच्चों ये जब हम ये सब बात करते हैं तो ये सभी बातें क्लासिकल मैकेनिक्स में फॉल करती है। ओके, तो बच्चों हम पहले ये देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। तो हमने देखा कि फिजिक्स का एक ऐसी ब्रांच है जो मोशन को स्टडी करती है। ओके, जिसमें हम मोशन स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। अब बच्चों देखो, मोशन जो है वो कई तरह की मोशन हो सकती है। ओके, टाइप्स ऑफ मोशन, बहुत सारी टाइप्स की मोशन हो सकती है। मैकेनिक्स दो कैटेगरी में कैटेगराइज होता है। फर्स्ट कैटेगरी है काइनेमेटिक्स एंड सेकंड वन है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को हम क्या बोलते हैं? उसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। ओके बच्चों, मैकेनिक्स में जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट पे कौन सी इफेक्ट हो रही है, वो मोशन कर रहा है। तो वो मोशन कर रहा है, उसके पीछे कौन सा रीजन है, किसकी वजह से वो मोशन में है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है वो मोशन को तो स्टडी कराती है, लेकिन वो मोशन किस वजह से हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते। तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स, दैट इज ओनली इफेक्ट ऑफ मोशन। ओके, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्कस। अब ध्यान में रखो, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ कॉज ऑफ मोशन। अगर हमें पता है, अगर मैं इस मार्कर को यहां से छोड़ दूंगा तो ये जो मार्कर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी। ओके, वो फ्री फॉल करेगी। तो बच्चों इसका जो मोशन हुआ, ओके, जो इफेक्ट हुई, इसका मोशन हुआ, इसकी स्टडी हम काइनेमेटिक्स में करेंगे। किसकी वजह से ये जो मार्कर है वो नीचे फॉल हो रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो वो फिजिक्स की किस ब्रांच में फॉल करेगा? काइनेमेटिक्स से। ओके, अब देखो, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कोई बॉडी मोशन में है उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। और बच्चों वो मोशन के पीछे
पीछे कौन सा रीजन है उसकी भी हम स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को, उस मैकेनिक्स की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। ओके, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्कस्ड अलोंग विथ द कॉज ऑफ मोशन। बॉडी का जो मोशन हो रहा है उसके पीछे कौन सा कॉज, कौन सा रीजन है, वो भी हम इस डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। अब बच्चों देखो, जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन तो कोई ऑब्जेक्ट का ऐसे तो होगा नहीं। ओके, तो उस पर कुछ ऐसी इफेक्ट होगी जिसकी वजह से कोई बॉडी मोशन में आ सकती है, या तो ऑलरेडी कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है या तो डिक्रीज हो सकती है। तो बच्चों इस चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में हम फोर्स की ही बात करेंगे। ओके, फोर्स एक ऐसी इफेक्ट है और एक ऐसी इफेक्ट है जिसको हम फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से मोशन होती है। या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसकी मोशन, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, या तो हम उस बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। ओके, तो आज हमारे इस चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का मेन हीरो कौन है? फोर्स। ओके, अब बच्चों देखो, हम फोर्स का कंसेप्ट जरा समझ लेते हैं कि एक्चुअली फोर्स क्या है। अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, the external parameter, that is the external agency by which we can change state of motion. The external, फिर से एक बार, the external parameter or the external agency by which we can change the state of motion. एक ऐसी external effect है, एक ऐसा external parameter है, एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंसी है जिसकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, दैट इज द स्टेट ऑफ मोशन, उसका जो मोशन का जो स्टेट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। हम उसको स्टेबल कंडीशन से, स्टेडी कंडीशन से हम उसको मोशन में भी ला सकते हैं, या तो हम वो ऑलरेडी मोशन में होगा तो हम उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये बात हो गई फोर्स की। फोर्स को हम जनरल फॉर्म में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज दैट कॉज विच चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। ओके, कोई बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है तो उसके पीछे का जो कॉज है, उस कॉज, उस पैरामीटर, उस एजेंसी को हम बच्चों क्या बोलेंगे? फोर्स। ओके, और बच्चों हमने हमारे लोअर स्टैंडर्ड में ऐसा स्टडी किया था कि फोर्स एक ऐसी इफेक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? पुश और पुल। हम जब किसी बॉडी को पुश करते हैं या तो हम उसको पुल करते हैं तो उस पर जो इफेक्ट लगती है उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। नाउ नेसेसिटी ऑफ फोर्स, फोर्स की जरूरत क्यों आ पड़ी? ओके, और फोर्स किस लिए जरूरी है? तो देखो, टू ब्रिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, सिमिलरली टू स्लो डाउन द ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर कोई बॉडी स्टेडी पोजीशन में है और अगर हमें उस बॉडी को स्टेडी पोजीशन से मोशन में लानी है तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। या तो एक ऐसी बॉडी है जो ऑलरेडी मोशन में है और हमें उसको स्टॉप करना है तो हम क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, और ऐसे हम उस बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्टेबल पोजीशन से उसका स्टेट चेंज होके वो मोशन में भी आ सकता है, बॉडी की स्टेट चेंज हो सकती है, और अगर वो ऑलरेडी मोशन में होगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हम डिक्रीज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, और
हम अगर ऐसा चाहते हैं कि बॉडी रुक जाए, बॉडी स्टॉप हो जाए, तो उस बॉडी को हम स्टॉप भी कर सकते हैं। अब देखो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो कौन सी इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। दैट इज फर्स्ट इफेक्ट, फोर्स कैन ब्रिंग बॉडी इन रेस्ट टू मोशन और बॉडी इन मोशन टू रेस्ट। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होगी, सो विद द हेल्प ऑफ फोर्स, बाय अप्लाइंग फोर्स, हम उस बॉडी को रेस्ट पोजीशन से, दैट इज द स्टेडी पोजीशन से, स्टेडी स्टेट से हम उसको मोशन में ला सकते हैं। और अगर वो ऑलरेडी मोशन में होगा तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। सेकेंड इफेक्ट, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों ये ध्यान में रखना, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ फोर्स, और बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ बॉडी और वी कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ बॉडी। बच्चों बाय अप्लाइंग फोर्स हम किसी बॉडी की वेलोसिटी या तो स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? कंसीडर करो, अगर ये मार्कर इस डायरेक्शन में मोशन में है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ओके, ये मार्कर इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रही है। अगर मैं उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रही है, उसी डायरेक्शन में मैं उसको फोर्स अप्लाई करूंगा, तो उसकी जो वेलोसिटी है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मार्कर, इंक्रीज होगी। ओके, और अगर उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, तो इस मार्कर की वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स अप्लाई करने से ये मार्कर रुक जाए। ओके, थर्ड वन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, सो अगर हम उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स की वजह से हम उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्थ वन, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बच्चों अगर हमारे पास एक बलून है, ओके, उसमें एयर भरी है हमने, हमारे पास एक बलून है, और उस बलून को अगर मैं ऐसे कंप्रेस करूंगा, बच्चों ध्यान में रखो, ऐसे कंप्रेस करूंगा। कंप्रेस मींस मैं उस पे पुश करूंगा, उसको दो हाथों से पुश करूंगा। ओके, दैट मींस उस पे फोर्स अप्लाई करूंगा, तो वो बलून की जो साइज है तो हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं। एक्चुअली साइज डिक्रीज नहीं होगी, लेकिन उसका शेप जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। सो बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बच्चों ध्यान में रखो, सभी बॉडी का जो शेप है वो हम फोर्स की वजह से चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस मार्कर को फोर्स अप्लाई करके इसका शेप चेंज करने की ट्राई करता हूं तो बच्चों नहीं होगा, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है, दैट इज ये जो मार्कर है वो रिजिड बॉडी है। ओके, और रिजिड बॉडी क्या है वो आप चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में डिस्कस करोगे। ओके, चलो अब देखो मोस्ट एमपी शॉर्ट क्वेश्चन कि ये जो फोर्स है वो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है। तो बच्चों देखो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्लासिकल मैकेनिक्स को हम न्यूटनियन मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं। तो बच्चों ये जो फोर्स का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले वेरी फर्स्ट टाइम न्यूटन
द ग्रेट साइंटिस्ट ने हमें दिया, तो उसकी मेमोरी में, इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एंड न्यूटन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इट कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल एन लेटर। ओके, अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को और अगर हम फोर्स को मैग्नीट्यूड के साथ लिखते हैं तो उसके पीछे हम बच्चों क्या लिखेंगे, अगर हम उसको ऐसा यूनिट में लिखते हैं तो हम इसके पीछे कैपिटल एन लिखेंगे। ओके, अब बच्चों देखो, अगर एग्जाम में ऐसा आता है व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा उसका, डाइन। ध्यान में रखना क्या होगा, डाइन। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। अब बच्चों हमने ऐसी बात की इस सेकंड वाले में, सेकंड दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी में, हमने सेकंड इफेक्ट देखी कि फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी। मीन्स, अब बच्चों ध्यान रखो, मीन्स कि ये जो फोर्स है उसको हम जब लिखते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी हमें डिनोट करनी पड़ती है। मीन्स कि ये जो फोर्स है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और हमें पता है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, द क्वांटिटी विच रिक्वायर द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी लिखते हैं, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो फोर्स है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने टाइप्स के फोर्स प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकेंड वन कॉन्टैक्ट फोर्स, थर्ड वन वीक फोर्स, और फोर्थ वन है न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों अब ध्यान में रखो, अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो दो ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, दो ऑब्जेक्ट कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट के बिना एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस मार्कर को यहां से छोड़ दूंगा तो ये मार्कर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट मीन्स अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेंगी। तो बच्चों यहां पे देखो, इस हमारे इस केस में फ्री फॉल ऑफ दिस मार्कर के केस में अर्थ और ये मार्कर कोई भी कांटेक्ट में नहीं है, तब भी अर्थ एक ऐसी फील्ड क्रिएट करती है जो अपनी तरफ कोई मासिव ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लगता है, मासिव ऑब्जेक्ट पे। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास होगा तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, वेट फोर्स बोलते हैं। उस बॉडी का वेट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ और ड्यू टू फील्ड ऑफ अर्थ। ओके, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स को हम कोई कॉन्टेक्ट के बिना लगता है तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स भी बोल सकते हैं। अर्थ की एक ऐसी फील्ड है जो कोई मासिव ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम एज अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज अपने सराउंडिंग अपनी एक फील्ड क्रिएट करेगा। उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर होता है तो उस पर क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो वो होगा
इलेक्ट्रिक फोर्स। सेम एज अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट अपने सराउंडिंग एक ऐसी फील्ड क्रिएट करता है और उस फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल या तो ऐसा ही कोई मैग्नेट या तो कोई आयन का मटेरियल अंदर एंटर होता है, मैग्नेट की फील्ड में एंटर होता है, तो वो फील्ड उस ऑब्जेक्ट पे, उस आयन के बने हुए ऑब्जेक्ट पे, उस मैग्नेट पे या तो वो चार्ज पार्टिकल पे कुछ फोर्स लगाएगी। और ऐसे ही फील्ड में चार्ज पार्टिकल और मैग्नेट या तो कोई आयन से बना हुआ मटेरियल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो फील्ड हो गई मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है वो हमें 11 साइंस में स्टडी नहीं करने हैं, उसके स्पेशल चैप्टर ही बने हुए हैं, बट वो 12 साइंस में होंगे। सो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम 12 साइंस में स्टडी करेंगे। और बच्चों हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वालों को ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने चैप्टर नंबर 8 के फॉर्म में पूरा चैप्टर ही बना लिया। किसके बेस? ग्रेविटेशनल फोर्स के बेस। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हम चैप्टर नंबर 8 में करेंगे। ओके, चलो अब बच्चों हम बात करते हैं क्वांटिक फोर्स की। दो बॉडी अगर फिजिकल क्वांटिक में होगी तब भी उस पर फोर्स लगता है, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटिक फोर्स। और क्वांटिक फोर्स का एग्जांपल है टेंशन फोर्स। अगर कोई स्ट्रिंग को हम किसी बेस पे हैंग करते हैं और उस पे कोई मासिव ऑब्जेक्ट हैंग कराते हैं तो स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो टेंशन फोर्स क्या होगा? क्वांटिक फोर्स होगा। सेम एज नॉर्मल रिएक्शन। अगर कोई बॉडी को हम किसी सरफेस पे रखते हैं, अगर ये कोई सरफेस कंसीडर करो, अगर मैं इस मार्कर को अपने हाथ में रखता हूं तो ये मार्कर हाथ पे कुछ वेट फोर्स लगाएगी। ओके, तो इस मार्कर इस हाथ पे जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाती है उसको बैलेंस करने के लिए ये जो हाथ है वो इस मार्कर की कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। अभी हम नॉर्मल रिएक्शन के बारे में ज्यादा बात करेंगे। सेकंड वन है स्प्रिंग फोर्स। अगर हम किसी स्प्रिंग के एंड पे किसी ऑब्जेक्ट को हैंग कर दे तो स्प्रिंग में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। और फ्रिक्शन फोर्स वो तो हमें पता ही है, जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे मोशन में है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स उसकी स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को, उसके मोशन को अपोज करता है तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। थर्ड वन है वीक फोर्स। और ये जो वीक फोर्स है वो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, तो हमें फिलहाल फिजिक्स में इस वीक फोर्स की बात नहीं करनी है। आप वीक फोर्स केमिस्ट्री में स्टडी करोगे। ये जो वान डेर वाल फोर्स है दैट इज एटॉमिक फोर्स और वी कैन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होगा? वीक फोर्स हो गए। फोर्थ वन है न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब बच्चों देखो, अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें और वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो हम चैप्टर नंबर 1 में फिजिकल वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो तो हम डायरेक्टली अब फोकस करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की बात हम 12 साइंस में करेंगे। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट।
चलो अब बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की। चलो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी? नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स। चलो अब देखो, हमने उसमें फर्स्ट देखा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बच्चों देखो, हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ मासिव ऑब्जेक्ट पे ही लगते हैं, तो हम लिख सकते हैं मास इज नेसेसरी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? तो कोई बॉडी का मास होना चाहिए। अगर वो बॉडी मासिव बॉडी होगी तभी उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, अगर हम इसको अर्थ सरफेस कंसीडर करें तो कोई मासिव ऑब्जेक्ट, कोई मास जिसका मास स्मॉल m से हमने रिप्रेजेंट किया है, ऐसे मास को अर्थ अपने सेंटर के अलंग एक फोर्स जनरेट करेंगी। उसको हम क्या बोलते हैं? इस मासिव बॉडी पे लगने वाला वेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, दैट इज वेट फोर्स W इज इक्वल टू m इंटू जी। ओके, चलो अब देखो यहां पे, अगर ये बॉडी यहां पे होगी तो उस पे फोर्स कहां लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। बच्चों अब ध्यान में रखना है, अगर मैं इस मार्कर को विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर इसको मैं यहां से छोड़ दूंगा तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी। बट बच्चों एक बात ध्यान में रखना, जब किसी बॉडी को हम फ्री फॉल कराते हैं और अर्थ किसी बॉडी पे, किसी मासिव बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। सो वी कैन राइट द डायरेक्शन ऑफ gravitational force, we can write GF, not that वाली GF, okay? Direction of gravitational force is towards the center of earth, towards the center of earth, अर्थ के सेंटर पे, और उसके सेंटर के अलोंग जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। चलो ये तो बात हो गई नॉन कांटेक्ट फोर्स की, और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हम 12th साइंस में स्टडी करेंगे। चलो अब सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी कौन सी थी? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, चलो इसका नॉन कांटेक्ट फोर्स का दूसरा नाम भी लिख लेते हैं, फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स। चलो बच्चों, अब कांटेक्ट फोर्स में हमने फर्स्ट देखा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, आपको एग्जाम के टाइम जो टेंशन आता है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ओके? अब देखो, अगर हमारे पास एक रिजिड सरफेस है, एक बेस है, और उस बेस पे हम स्ट्रिंग से कोई मासिव ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है
उसको हम हैंग करेंगे तो इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा। ओके, वो स्ट्रिंग खींचने वाली है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, टेंशन फोर्स। अब बच्चों टेंशन फोर्स तो हमने देखा कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, मींस कि ये जो टेंशन फोर्स है उसकी भी कुछ डायरेक्शन होगी, उसकी भी कुछ डायरेक्शन होगी। तो हम लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ टेंसर फोर्स, direction of tension force is away from the point, अब बच्चों इसको हम कैसे समझेंगे, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स इज अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब बच्चों ध्यान में रखो, अगर आप इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाले टेंशन फोर्स की डायरेक्शन की बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इस ऑब्जेक्ट पे जाना है। आप नहीं जा सकते हमें पता है, लेकिन आपको इस ऑब्जेक्ट पे जाना है और आपकी जो, आप मान लो कि आप एक अम्ब्रेला लेके जा रहे हो, तो आप अगर इस ऑब्जेक्ट पे खड़े होके आप अपनी अम्ब्रेला खोलोगे तो अम्ब्रेला कुछ इस डायरेक्शन में खुलेगी, कुछ इस डायरेक्शन में खुलेगी, तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, कहां से, ऑब्जेक्ट से अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ओके, और अगर हम इस रिजिड बेस से कंसीडर करें तो अवे फ्रॉम, हम यहां से अम्ब्रेला खोलेंगे नीचे तरफ तो क्या होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ओके, और वी कैन से अवे फ्रॉम द रिजिड बेस। सो ये भी हो गई टेंशन फोर्स की डायरेक्शन। अगर हम अनदर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल ले, अगर हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस पे हम कोई मासिव ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है उसको रखते हैं और यहां से हम उसको हैंग करते हैं, इस सरफेस से हमने उसको हैंग कर दिया। एक दूसरा भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसका मास है अगर m डैश, तो हमने इसको भी यहां पे रख दिया इस सरफेस पे। चलो बच्चों अब ध्यान में रखना, यहां पे हम टेंशन फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, रिजिड बेस से अवे। ओके, चलो अब यहां से निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में होगी। इस स्ट्रिंग में हम यहां से निकालेंगे, इस ऑब्जेक्ट पे खड़े रह के हम अम्ब्रेला खोलेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। अगर हम यहां से निकालेंगे तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और वी कैन से अवे फ्रॉम द पॉइंट होगी। अब बच्चों ध्यान में रखो, जो टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है वही टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगेगा। और एक दूसरी बात, यहां पे स्ट्रिंग चेंज हो गई है, जो स्ट्रिंग यहां पे है वो स्ट्रिंग यहां पे नहीं है, सो टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। ओके, सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग रिमेन सेम, स्ट्रिंग रिमेन सेम। अगर स्ट्रिंग सेम रहती है तो टेंशन फोर्स भी सेम रहेगा, सो टेंशन फोर्स भी सेम रहेगा। कैसे, देखो इस स्ट्रिंग में हम यहां से टेंशन फोर्स निकाले तो इस डायरेक्शन में जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो ही मैग्नीट्यूड का टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रहा है। ओके, चलो, और अगर स्ट्रिंग चेंज हो गई, और अगर स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन फोर्स भी चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो
यहां पे इस स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा वो इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाले टेंशन फोर्स से डिफरेंट होगा। ओके, सो ध्यान में रखना एक कंसेप्ट, स्ट्रिंग अगर सेम रहती है तो टेंशन फोर्स भी सेम रहेगा, और अगर स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन फोर्स भी चेंज हो जाएगा। ओके, चलो अब थर्ड वन देखते हैं। अब हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे। सेकंड वन, कांटेक्ट फोर्स में सेकंड वन नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल N। अब बच्चों देखो, हम नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे। देखो, अगर हम किसी सरफेस पे कोई मासिव ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं जिसका मास स्मॉल m है, तो बच्चों ये मासिव ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स W इज इक्वल टू mg लगाएगा। ध्यान में रखना, अगर हम किसी सरफेस पे किसी मासिव ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो मासिव ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस सरफेस पे वेट फोर्स लगाएगा। और अगर बच्चों ध्यान में रखो, अब अगर मैं इस हाथ में इस मार्कर को रखूंगा तो ये जो मार्कर है वो मेरे हाथ पे ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स और वी कैन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। और यहां पे इस केस में मेरा हाथ नीचे नहीं जा रहा, मींस मेरे हाथ ने इस मार्कर को बैलेंस किया। मींस जो फोर्स ऑब्जेक्ट सरफेस पे लगा रहा है वैसा ही अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, तो वो फोर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। और बच्चों नॉर्मल का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर। सो वी कैन राइट, अब बच्चों ध्यान में रखना, ऑब्जेक्ट ने सरफेस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में W इज इक्वल टू mg मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, तो उसको बैलेंस करने के लिए सरफेस ने अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल N लेटर। अब बच्चों देखो, हम डायरेक्शन कैसे लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन की, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, या तो और वी कैन से परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चों यहां पे देखो, यहां कितनी सरफेस, ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है उसकी कितनी सरफेस इस नीचे वाली सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रही है, ये वाली। ओके, तो उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कांटेक्ट सरफेस, और वी कैन से कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वी कैन राइट कांटेक्ट सरफेस। जो सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। अब बच्चों मैं यहां पे बोला कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी केस में नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड ही हो, नो।
ओके, हम एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको जरा ज्यादा क्लियर होगा। अगर हम इस बॉडी की बात करें, हमारे पास ऐसा एक इंक्लाइन सरफेस है और इस इंक्लाइन सरफेस पे हमने एक स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट रख दिया, तो वो स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में W इज इक्वल टू mg जितना फोर्स लगाएगा। ओके, ऑलवेज वेट फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है। ओके, अब बच्चों देखो यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी कौन सी सरफेस, वो जो इंक्लाइन सरफेस है उसके साथ कांटेक्ट में आई, तो ओनली ये सरफेस कांटेक्ट में आई। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी डायरेक्शन ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, चलो तो ये बात हो गई नॉर्मल रिएक्शन की। चलो थर्ड वन देखते हैं। चलो थर्ड देखते हैं, उसमें ही थर्ड कांटेक्ट फोर्स में थर्ड स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को हम कोई रिजिड बेस से हैंग करते हैं और उसके लोअर एंड पे हम किसी स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं, तो स्प्रिंग में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, एक बात ध्यान में रखना, स्प्रिंग अगर हम इस लोअर एंड पे, स्प्रिंग के लोअर एंड पे किसी m मास के ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। ओके, तो उस पे टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा। ओके, अब बच्चों ध्यान में रखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, मैंने जो ये ऑब्जेक्ट हैंग किया है उसको मैं हटा लेता हूं, तो स्प्रिंग फिर से अपनी एक्चुअल पोजीशन में आने की ट्राई करेगी। तो उस पे जो फोर्स, हमने जो फोर्स डाउनवर्ड में लगाया है, हम इसको हैंग करेंगे तो उसके वेट फोर्स से स्प्रिंग कहां पे स्ट्रेच होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं इस मासिव ऑब्जेक्ट m को हटा लेता हूं तो फिर से स्प्रिंग अपने एक्चुअल पोजीशन में आने की ट्राई करेगी, तो उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स कैन बी डिनोटेड बाय Fs और वी कैन राइट FSP, स्प्रिंग फोर्स। ओके, और फोर्थ वन है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन की बात हम एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बच्चों, अगर हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को, एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, उसको हम ऐसे इस डायरेक्शन में F जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, तो दोनों के कांटेक्ट सरफेस पे, दोनों के कांटेक्ट सरफेस के अलोंग, एक बात ध्यान में रखना, दोनों के कांटेक्ट सरफेस के अलोंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। दो कंडीशन बनी, पहली कंडीशन क्या बनी, अलोंग द कांटेक्ट सरफेस, अलोंग द कांटेक्ट सरफेस, एंड सेकंड वन इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन
टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्टेक्ट सरफेस के अलोंग जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, चलो तो बच्चों आज हमने हमारे चैप्टर नंबर 5 लॉस ऑफ मोशन स्टार्ट किया। उसमें हमने फोर्स क्या होता है, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ओके, और फोर्स से कौन सी इफेक्ट हो सकती है उसके बारे में हमने स्टडी किया। ओके, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा जो लॉस ऑफ मोशन चैप्टर है उसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तब तक ब्रेक लेते हैं। थैंक यू।